वैसे तो कोरोना के संक्रमण ने प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को ज्यादा प्रभावित नहीं किया, पर परोक्ष रूप से देखें तो इस महामारी के सबसे अधिक पीड़ित बच्चे ही हुए। दुनिया भर के देशों के सभी उम्र वर्ग के बच्चे इस महामारी की वजह से सामाजिक आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने भारत के अभिभावकों को भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए बड़ी चिंता में डालने का काम किया है। वे अपने बच्चों को इसके प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभाव से बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रत्युष रंजन, सीनियर एडिटर जागरण न्यू मीडिया के साथ, और मैं आपका स्वागत करता हूं जागरण डायलॉग्स के कोविड स्पेसिफिक सीरीज में, जो हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ कोलैबोरेशन में कर रहे हैं। आज के सेशन का विषय है कोविड-19 का असर बच्चों पर और बच्चों के वैक्सीन की क्या है तैयारी। आज की इस चर्चा में हमारे साथ एक खास मेहमान है डॉक्टर प्रवीण कुमार। डॉक्टर प्रवीण कुमार इज द प्रोफेसर ऑफ पेडियाट्रिक्स एट लेडी हार्डिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दिल्ली। डॉक्टर प्रवीण, आपका जागरण डायलॉग्स में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से। डॉक्टर प्रवीण, ऐसा क्यों हुआ कि कोविड के पहले वेव के मुकाबले दूसरे वेव में बच्चे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, कोविड पॉजिटिव भी पाए गए? जी। बहुत बहुत नमस्कार सारे दर्शकों को भी, काफी मेरे तरफ से नमस्कार। तो जैसा आपने पूछा, ये बिल्कुल सही है कि जो दूसरे वेव के दौरान ज्यादातर ये देखा गया कि काफी बच्चे भी प्रभावित हुए, लेकिन साथ साथ हमें ये भी समझने की जरूरत है और हमें ये जानने की जरूरत है कि पहले वेव के में जितने लोग प्रभावित हुए थे, उसकी तुलना में जो दूसरी वेव थी उसमें जो है ज्यादा लोग प्रभावित हुए। तो जैसा हमें पता है कि पहले वेव के जो दूसरा वेव आया, लगभग हमें टोटल डेली केसेस जो विभिन्न राज्यों से लगभग 4 लाख के आसपास चला गया। तो जब ये नंबर काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ तो उसी प्रोपोर्शन में बच्चों की संख्या भी, जो प्रभावित बच्चे थे उनकी भी संख्या बढ़ी। तो अगर आप ये डाटा ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जो डाटा है वहां पे रेगुलरली अपडेट होता है। तो आप ये पाएंगे कि जो पहले वेव में जितने जो प्रोपोर्शन लेस देन 20 इयर्स के बच्चों की थी, सेकेंड वेव में लगभग वो उतना ही था, लेकिन नंबर चूंकि ज्यादा था इसलिए बच्चे भी, नंबर जो प्रभावित बच्चों की संख्या थी वो ज्यादा थी। तो ऐसा नहीं हुआ कि दूसरे वेव में बच्चे वयस्क के तुलना में ज्यादा प्रभावित हुए, बल्कि ज्यादा नंबर होने के वजह से बच्चों की संख्या भी ज्यादा हुई, प्रभावित बच्चों की। तो ये मैं आपके सामने ये रखना चाह रहा हूँ। जी, एक्सपर्ट्स के द्वारा डॉक्टर प्रवीण, तीसरे वेव की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में अपने बच्चों को कोरोना के इन्फेक्शन से कैसे बचाएं? आपकी तरफ से क्या सजेशन? जी, तो कोरोना से जो बचाव का, चाहे वो पहला वेव हो, दूसरा वेव हो या तीसरा वेव हो या आने वाली जो भी वेव्स हैं, अभी जो जितने भी हमारे पास एविडेंस है, हमें ये पता है कि जो लोग प्रभावित होते हैं वो अगर खांसी करते हैं या जो बोलते हैं उसके दौरान ये वायरस जो है हमारे एक प्रभावित जो व्यक्ति है उसके से निकल के दूसरे व्यक्ति के पास जाना होता है। जी। तो जो मेजर्स हैं वो वही मेजर्स हैं जो बार बार हम लोग दोहरा रहे हैं, और उन्हीं मेजर्स के द्वारा आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं। और ये मेजर्स ये हैं कि अब जब भी बाहर जाएं या जहां भी लगे कि कोई प्रभावित व्यक्ति हो सकता है, वहां पे आपकी मास्क आपके को प्रोटेक्शन का काम करता है और आपको बचाता है। ये मास्क नाक और मुंह दोनों को ढका होना चाहिए। और दूसरा, हमें ये पता है कि जब भी आप बाहर जाएं, कोई बाहर की चीज छुएं, तो उस सब के बाद आपको हैंड वॉशिंग करना है, जो हमें बताया गया है और जो बार बार सरकार की तरफ से, मीडिया के लोग और जो सारे जो मीडिया के द्वारा भी जागरूकता फैलाई जा रही है, उन्हें फॉलो करना है। तीसरा, हमें जो क्लोज और जहां जो भीड़ वाली जगह है वहां से हमें भी बचना है। जब तक ये कोरोना का रिस्क हमारे या सर्कुलेशन जो है चलता रह रहा है, तब तक हमें इन जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे एडल्ट्स को भी के लिए लागू होता है और जो बच्चे हैं बाहर जा रहे हैं उनके लिए भी लागू होता है। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है और साथ साथ जो बच्चों को बचाने के लिए, बिकॉज कई बार जो आपने सेकेंड वेव की बात करी जी, तो हमें ये पता है कि ज्यादातर जो एडल्ट्स हैं, क्योंकि बच्चे तो सारे घरों में थे, ज्यादा वो स्कूल जा नहीं रहे थे, तो एडल्ट जो अपने काम के लिए जा रहे थे उनके द्वारा भी कई बार ये इन्फेक्शन उनके घरों तक आया और बच्चे इन्फेक्ट हुए। तो इसलिए ये जरूरी है कि जो सरकार की तरफ से जो हमारी रिकमेंडेशन है, जो 18 इयर्स के ऊपर के लोग हैं
वो अपने आप को वैक्सीनेट करें, ताकि जब आप बाहर काम के लिए जा रहे हैं, ताकि वो इन्फेक्शन आपके घरों तक ना पहुंचे। तो ये कुछ कुछ ऐसे मेजर्स जी हैं जो टाइम टेस्टेड हैं, हर कंट्री में इसकी जो की एविडेंस है, और हमें भी इसके के लिए करना चाहिए। जी डॉक्टर प्रवीण, हमने देखा है आज कई सारे स्टेट्स में कुछ स्कूल्स खोले गए हैं, 50% अटेंडेंस को लेके इन बातों जी का ध्यान रखा गया है। सो अगला सवाल इसी से मिलता जुलता था कि बच्चों को कोविड से बचाने का आपने कुछ तरीके बताए, मगर बच्चों को कौन कौन से तरीके खुद फॉलो करने की हैबिट डालनी चाहिए, या मैं इस तरह से फ्रेम करूं इस क्वेश्चन को कि बच्चों के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होना चाहिए? जी, तो आपने ठीक बताया है, क्योंकि स्कूल का जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सब लोगों को पता है कि बच्चे के जो एकेडमिक या मानसिक जी विकास या उनकी जो सोशल डेवलपमेंट होती है, उसमें हम एक स्कूल का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं, एक जगह सीखते हैं, वो जो है अनुशासन क्या सीखना है, पढ़ाई क्या करनी है, तो ये सारे कंपोनेंट्स हमारे लिए स्कूल से आता है। अब जी काफी समय तक ये बच्चे अपने घरों में हैं बिकॉज ऑफ कोविड के रिस्क की वजह से, बट धीरे धीरे जैसे जैसे थोड़ा कोविड का जो के इन्फेक्शन का रेट कम हुआ है, और जैसे जैसे ये उनके जो घर के लोग हैं, जो एडल्ट्स हैं, वो धीरे धीरे ह्यूमनाइज हो रहे हैं, तो अब स्कूल रीओपनिंग की बात हो रही है, और आने वाले समय में ये जरूरी भी है। लेकिन जी सेम टाइम हमारे लिए ये जरूरी है, और हमारे लिए ये मैसेज जो है हम सारे परिवार के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि दोनों ही चीजें जरूरी है, बट हमें एक बैलेंस रखना है कि हमें स्कूल भी भेजना है और हमें इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट करना है। ये दोनों ही चीजें जरूरी है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन तेजी से फैला तो फिर स्कूल भी नेचुरली जो है सरकार की तरफ से और कोई ऑप्शन नहीं होगा तो बंद करना है। तो इसलिए हम सभी लोगों को मिलके इसके लिए प्रयास करना है कि ये इन्फेक्शन ना फैले। तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? एक तो ये जी जरूरी है कि हमें जितना भीड़ वाली जगह है उससे बचना है। तो स्कूल ने कई जगह ओपन स्पेसेस पे बच्चों को ड्रॉप करने के लिए पिकअप की व्यवस्था लोगों ने सुझाव दिए हैं, जो धीरे धीरे स्कूल भी कर रही है। दूसरा है कि बच्चे जैसे ही इंटर स्कूल के प्रेमिसेस में कोई भी इंटर करता है, उसके पास मास्क जरूर होना चाहिए। वहाँ वहाँ पे कुछ स्क्रीनिंग का होना चाहिए कि जो टेम्परेचर हो या कोई अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति वो स्कूल के प्रेमिसेस में ना जाए। और तीसरी ये जरूरत है कि स्कूल के तरफ से कि उनके यहाँ जो काम करने वाले जितने भी एडल्ट्स हैं वो जरूर वैक्सीनेटेड जी हों। तो ये कुछ हमारी रिक्वायरमेंट है। जब बच्चे जी क्लासरूम में जाते हैं, तो जैसे आपने बताया ही है, स्कूल्स भी अपने तरफ से इन चीजों का प्रावधान कर रही है, तो वो लगभग 50% बच्चे को ही बुला बुला रही है, ताकि फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है मेंटेन हो पाए, और लगभग 2 से 3 फुट का जो है डिफरेंस जो है हमारा रिकमेंडेशन है, जो जो वहाँ पे स्कूल में वो मेंटेन हो पाए। तीसरी जो जरूरत की चीज है कि वहां पे जो स्टाफ्स हैं, वो कई बार तो बच्चे हैं, कई बार हो सकता है उनका मास्क नीचे हो या मास्क प्रॉपर नहीं लगा हो। तो जब भी वो देखें तो उस उन बच्चों को सहयोग करें और उन्हें बताएं कि उसको मास्क को प्रॉपर रखना है जब वो क्लासरूम में हो। जगह जगह हैंड वॉशिंग के लिए जो है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जब बच्चे जा रहे हैं, जो टॉयलेट यूज कर रहे हैं, वॉशरूम यूज कर रहे हैं, वहां पे इन हैंड वॉशिंग की सुविधा होनी चाहिए, और इन चीजों का एबिलिटी होना चाहिए, पानी हो, हैंड वॉश करने की फैसिलिटी हो, और जहां ये संभव नहीं हो वहां सैनिटाइजर। बट एक साथ साथ जरूरी है कि छोटे बच्चों में हैंड सैनिटाइजर सेफ जगह पे होना चाहिए, और वहां पे कोई एडल्ट होना चाहिए जो उनको हेल्प कर पाए। अगर घर में कोई फैमिली मेंबर कोई पॉजिटिव है, या माँ बाप में से दोनों या दोनों ही कोई पॉजिटिव हो जाए, तो ऐसे केसेस में घर के वातावरण के अंदर में बच्चों को किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? जी, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट आपने ये सवाल किया है। और पहले वेव के दौरान जो है ये देखा गया था कि कई बार जो 1 या 2 एडल्ट्स जो है पॉजिटिव हो गए, हो सकता है वो दोनों पेरेंट्स पॉजिटिव हैं, जो जी बच्चे हैं वो पॉजिटिव नहीं हैं। तो इस स्थिति में जो भी इन्फेक्टेड है या जिनमें सिम्पटम है या जिनका क्लोज कॉन्टैक्ट है, ये जरूरी है कि वो अपने आप को आइसोलेट करें। आइसोलेशन से हमारा ये मतलब होता है कि जी वो ऐसे जगह रहें जहाँ पे वेंटिलेशन तो हो, लेकिन दूसरे जो लोग रह रहे हैं घरों में, वहां पे इस बात की संभावना नहीं हो कि उनसे जो जो डिस्टेंस है वो एडिक्वेट मेंटेन हो, क्लोज रूम हो, और वहां पे वो अपने आप को आइसोलेट करें। अब बच्चे जो अनइन्फेक्टेड हैं, दो दो तीन स्थिति हो सकती, हो सकता है कि बच्चे भी इन्फेक्टेड हों,
या हो सकता है कि बच्चे इन्फेक्टेड नहीं हैं। तो बच्चे जब तक इन्फेक्टेड नहीं है तब तक उनको आइसोलेटेड रखना है, और जो फैमिली के दूसरे क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं वो उस बच्चे की देखभाल कर सकते हैं। जो अनइन्फेक्टेड फैमिली जी मेंबर्स हैं वो उनके साथ दूर से बात कर सकते हैं, या जो भी रिकमेंडेड जो पीपीई है, जो अगर वो रूम में जा रहे हैं कुछ देने के लिए तो उस समय वो मास्क जी प्रॉपर जो है लगा के जाएं, अपना हैंड वॉशिंग जो है करें, ग्लव्स पहन सकते हैं जब जा रहे हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें। लेकिन अगर बच्चा इन्फेक्टेड है और माँ बाप भी इन्फेक्टेड हैं तो फिर वो सेपरेशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो उनके साथ रुक सकते हैं। बस सिर्फ एक ही चीज की जरूरत होती है कि कोई वहां पे ऐसा होना चाहिए जो इन लोगों की अगर थोड़ी भी तबीयत खराब हो या इनमें इनकी हेल्थ में डिटोरिएशन हो तो उसके लिए कुछ अरेंजमेंट कर सके। बिकॉज हमें ये पता है कि जब टाइमली उनका जिनको जरूरत है हॉस्पिटल पहुंचना भी उतना ही जरूरी है जितना कि उसको जी कि उसकी डायग्नोसिस को कंफर्म करना। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखने की जरूरत। जी डॉक्टर, अगर किसी बच्चे को फीवर हो जाए या कोविड के सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाए, उस केस में माँ बाप को या परिवार के लोगों को इमीडिएट क्या कदम उठाने चाहिए? क्या करें अगर बच्चा कोविड कोविड पॉजिटिव सिम्टम्स दिखने लगे? तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि जो कोविड के सिम्टम है, जैसा हम लोग सबको पता है, ये दूसरे जो वायरल इलनेसेस हैं उनके तरह का ही प्रेजेंटेशन होता है ना। बहुत कम ही जी ऐसे जो लक्षण हैं जो ज्यादातर कोविड में ज्यादा देखा गया है एज कम्पेयर टू दूसरी जो बीमारियां हैं। तो जो दूसरे भी जो आम कफ कोल्ड भी है वो भी वैसे ही प्रेजेंट करता है। तो इसलिए एक जो कोई भी फैमिली मेंबर के लिए ये जरूरी है, और ज्यादातर मेरा पहला सुझाव यही होगा कि अगर लगे कि कोविड सिम्टम है तो आप कोई भी कोविड के लिए जो हॉस्पिटल डेजिग्नेटेड हैं वहां पे जाके उनकी एक बार जांच कराएं। डॉक्टर उस स्थिति में होगा डिसाइड करने की कि इसको कोविड की जांच करने की जरूरत है या नहीं है ना। फीवर के जी साथ जो हम लोग ये देखते हैं कि क्या उसको कोई और सिम्टम है, जैसे राइनोडिया है, जैसे हम कहते हैं कि जुकाम लगा है, उसके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है जो माइल्जिया बोलते हैं। कोविड में ये भी जी देखा गया है कि कई बार ये बच्चे दस्त के साथ प्रेजेंट करते हैं, है ना, लूज मोशन होता है। और कुछ जो बड़े बच्चे हैं वहां पे आपको बाकी चीजें भी देखी जाती है, जैसे किसी स्वाद का नहीं होना, जो जी स्मेल का जाना। तो ये कुछ स्पेसिफिक है जो बड़े वाले बच्चों में होता है। जो छोटे बच्चे हैं वहां पे बुखार या जो है बच्चे लिथार्जी होते हैं क्योंकि उनको पेन होता है शरीर में, तो वो थोड़ा शांत हो जाते हैं। तो ये जरूरी जी होगा कि वो माँ बाप जिनको भी ये लगता है कि बच्चों में कोविड के सिम्टम आ रहा है वो कंसल्ट करें और डॉक्टर के साथ जो है डिस्कस करें इन्हें कोविड की टेस्ट की जरूरत है या नहीं है। जैसे हमें पता है कि कोविड का जिनको भी लक्षण है टाइमली डिटेक्शन, टाइमली टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी होगा कि आप उसको आइसोलेट कर पाएंगे, अलग कर पाएंगे। अगर देर हो जाए तो तब तक वो वायरस का दूसरे फैमिली मेंबर्स को इफेक्ट करने की जरूरत संभावना होती है। तो इसलिए ये जरूरी है कि अगर जी कोई भी सिम्टम दिखता है तो आप डॉक्टर या जो जो लोग इसके लिए जगह जगह पे हैं उनके साथ डिस्कस करें और ये बात करें कि उसे कोविड की टेस्ट की जरूरत है या नहीं है। और ये टेस्ट फ्रीली जी अवेलेबल है बहुत सारी जगहों पे, और वो टेस्ट की जरूरत। जी डॉक्टर प्रवीण, कुछ बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्री एग्जिस्टिंग मेजर डिजीज के शिकार हैं, पहले से ही समस्या फेस कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को और ऐसे बच्चे के माता पिता को इस समय बहुत खास क्या ध्यान रखने की जरूरत है अपने बच्चों को इस महामारी से बचाने के लिए? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, और ये जो परिवारजन है उनके लिए भी ये काफी जरूरी है जानना कि जी कोविड ऐसा देखा गया है, और ये वयस्कों में भी देखा गया है और ये बच्चों में भी इस बात को देखा गया है कि जिनमें कुछ पहले से कुछ ऐसे क्रोनिक इलनेसेस हैं, जैसे उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको कुछ लंग की प्रॉब्लम है, उनको कुछ हेमेटोलॉजिकल डिजीजेज हैं जिनको कि मान लीजिए ल्यूकीमिया है, कुछ इलाज चल रहा है, गुर्दे की कोई प्रॉब्लम है, इलाज चल रहा है, और कुछ ड्रग्स चल रही है, या कुछ और इम्यून डिफिशियंसी जैसे बीमारियां हैं। तो अगर उनमें ये देखा गया है कि अगर उनको कोविड होता है तो उनमें जो है इस बात की संभावना ज्यादा होती है कि उनमें कॉम्प्लिकेशन होता है। जैसा हमें पता है कि बच्चों में ज्यादातर ये कोविड का इन्फेक्शन जिस तरह हमारी जो आम जुकाम और खांसी जैसे आता है और चला जाता है, कई बार हमें पता भी नहीं चलता, उसी तरह होता है। तो ज्यादातर बच्चे जो है एसिम्प्टोमेटिक होते हैं या माइल्ड डिजीज होती है। लेकिन अगर जी उनमें ये क्रोनिक डिजीजेज जिसकी हम आप चर्चा कर रहे हैं
अगर ये कुछ अंडरलाइंग डिजीज है, जैसे डायबिटीज है, उनमें ओबेसिटी है बच्चों का, या जो मैंने आपको क्रोनिक डिजीजेस की बात करी, अगर इनमें से कोई डिजीज है तो उनको काफी ज्यादा प्रिकॉशन देने की जरूरत है। तो सबसे पहला प्रिकॉशन ये है कि जो भी उनके पुराने बीमारी के लिए जो इलाज चल रहा है वो हमें कंटिन्यू रखना है, उसे रोकना नहीं है। ये नहीं होना चाहिए कि अगर कोविड जैसा लग रहा है तो आपने डायबिटीज की दवाई बंद कर दी, आपने जो है उसके कुछ जो दवाइयां चल रही है जो पीछे की बीमारी की उसकी बंद कर दी, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा है उनका जांच टाइमली कराना है। अगर परिवार के कोई भी सदस्य हैं और आपके घर में अगर कोई क्रोनिक डिजीज वाले हैं तो आपको और भी एहतियात लेना है कि ताकि वो इन्फेक्शन नहीं हो। और इन बच्चों जी में बहुत ज्यादा क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। और आपको अगर ये लगता है कि वो क्लोज मॉनिटरिंग नहीं होगी तो उस कंडीशन में बेटर होता है कि उसे हॉस्पिटल में, जहाँ पे इन चीजों की मॉनिटरिंग ज्यादा बेटर हो, वहां पे पहुंचाया जाए। जी डॉक्टर, कुछ लोग बात करते हैं कि पहले और दूसरे वेव में बच्चे वायरस के सुपर स्प्रेडर बने, इस बात में कितनी सच्चाई? नहीं, ये सही नहीं है। और सुपर स्प्रेडर करके हम बच्चों पे ये जो लगा रहे हैं ये ठीक नहीं है। तो जैसा मैंने जी आपको बताया कि ये सुपर स्प्रेडर के लिए क्यों बोला गया, बिकॉज ज्यादातर बच्चे क्या है कि उनको अगर ये इन्फेक्शन होता है तो ये सिम्टोमेटिक जी होते हैं, उनमें कोई लक्षण नहीं दिखता, या अगर होता भी है तो माइल्ड डिजीज है। तो अगर आपने बहुत ध्यान नहीं दिया और आप जागरूक नहीं है या आपने टेस्ट नहीं कराया तो इस बात की संभावना होती है कि उस बच्चे से दूसरे जो परिवार के सदस्य हैं उन तक पहुंच सकता है। या अगर हमने टेस्ट नहीं कराया तो जो दूसरे लोग हैं जिनके संसर्ग में या जिनके साथ बच्चे आ रहे हैं उन तक इन्फेक्शन पहुंच सकता है। तो इन्फेक्शन ट्रांसमिशन का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बच्चे जो वयस्क है कोई जी इन्फेक्टेड उससे बहुत ज्यादा जो है इन्फेक्शन स्प्रेड करेंगे। तो सुपर स्प्रेडर तो ठीक नहीं है। बट सिर्फ ये है प्रॉब्लम कि बच्चे कई बार एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और माइल्ड डिजीज होता है, तो आप और हम हमें इतना ज्यादा आवाज नहीं होता कि ये बच्चे प्रभावित। जी डॉक्टर, दूसरे वेव में कई ऐसे केसेस देखे गए जहां मदर एंड फादर दोनों ही कोविड का शिकार हो गए। ऐसे बच्चों को सपोर्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या कोई हेल्पलाइन नंबर है जहां से मदद मांगी जा सके, या मदद देने के लिए किसी को संपर्क करना हो तो कैसे संपर्क करें? जी, तो ये जिस समय भी कोविड है और ये दो तीन तरह की सुविधाएं हैं जो 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 हमें हमारे जी पास उपलब्ध है। एक तो है कि कोविड केयर सेंटर है, जहाँ पे हमें जो अलग अलग राज्यों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में कोविड केयर सेंटर के नाम से आता है। तो अगर आपको ये है कि अगर परिवार के मतलब न्यूक्लियर फैमिली है और कोई परिवार में और कोई आदमी नहीं है और दोनों माँ पेरेंट्स हैं जिनको अगर मान लीजिए सपोज ऐसी स्थिति है कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है, तो ये सुविधा होती है कि आप उन बच्चों को कोविड केयर सेंटर में दे सकते हैं और वहां पे देखभाल की जा सकती है अगर परिवार में कोई जी दूसरा व्यक्ति नहीं है। दूसरा है कि कई बार हमने एक सेकेंड वेव में भी देखा है कि कई ऐसे दुर्घटनाएं हुई हैं फैमिलीज में कि पेरेंट्स नहीं रहे एक या दो। तो ऐसा राज्य सरकार और जो हमारी WCD की सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनके तरफ से हर डिस्ट्रिक्ट हर जगह इस चीज की व्यवस्था की गई है WCD के अंदर कि ऐसे बच्चे जी जिनके माँ और पिता या ऐसी कुछ दुर्घटनाएं हो गई हैं फैमिली में, अगर उनका कोई देखभाल की समस्या हो रही है तो इसके लिए व्यवस्था है, वहां पे संपर्क की जा सकती है। इसके साथ साथ जो हमें ये पता है कि छोटे बच्चों के हेल्प के लिए चाहे हमारे पास हेल्पलाइंस नंबर है 1098, उसका यूज किया जा सकता है। और कुछ कुछ जो हमारे अलग अलग और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी कुछ कुछ व्यवस्थाएं की है, उनको भी किया जा सकता है। हर डिस्ट्रिक्ट्स में आपकी जो कोविड वेलफेयर के ऑफिसर्स होते हैं और जैसे ही उनको उन तक ये चीजें जाती है तो वो व्यवस्था करते हैं। हर राज्य में, हर जगह डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में हमें ये पता है कि हमारी हेल्थ के जो है वर्कर्स होते हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स, तो आप उनको जी संपर्क कर सकते हैं और उनके द्वारा जो है जो डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे डिफरेंट ब्लॉक्स के जो वेलफेयर ऑफिसर्स होते हैं वो ये सारी चीजों के लिए व्यवस्था करते हैं अगर किसी तरह की इस तरह की दुर्घटना होती है या अगर फैमिली में जरूरत। जी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपने बताई। और डॉक्टर प्रवीण, अगला सवाल है
बच्चों के लिए क्या मास्क हमेशा जरूरी है? क्या बच्चे भी वही मास्क यूज करें जो बड़े लोग यूज करते हैं, या उनके लिए कुछ अलग से मास्क की बात की जा रही है, व्यवस्था की जा रही है? जी, तो सबसे पहला तो जो मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि 2 साल से जो नीचे कम के बच्चे हैं उनके लिए जी। मास्क रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप सीडीसी, डब्ल्यूएचओ सबकी बात करें तो वहाँ पे मास्क इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, और वहाँ पे चूंकि ये बच्चों का ज्यादा कंटैक्ट भी नहीं होता तो इनमें जो है ये नहीं बताया गया। बट बच्चे अगर 2 साल से बड़े हैं, 2 साल से 5 साल के, जब भी वो बाहर जा रहे हैं तो जो हमारी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की गाइडलाइन है वहाँ पे उन बच्चों को मास्क यूज करनी चाहिए। तो जी। जो जिन बच्चों में जो हमने अभी क्रोनिक डिजीजेस की बात करी जो हाई रिस्क ग्रुप के नहीं है, वो कोई भी हम्म। मास्क यूज कर सकते हैं, लेकिन डबल लेयर मास्क जो है हमें ज्यादा प्रोटेक्ट करता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर जी। सिंगल लेयर से जो है हमें डबल लेयर मास्क करना है। और जिन बच्चों में हमने वो क्रोनिक कंडीशन की बात बताई जिनमें रिस्क ज्यादा होता है जी। कॉम्प्लिकेशन का, उनके लिए जरूरी होता है कि वो रिकमेंडेड जो हमारी जो जो ज्यादा हमें प्रोटेक्ट करता है वो उस तरह के मास्क करे जो 3 लेयर्स मास्क होता है, जो मेडिकल मास्क होता है वो उनके लिए जरूरी होता है। दूसरे जो बच्चे हैं वो 2 लेयर जो नॉर्मल मास्क होता है जो कपड़े का भी हो लेकिन 2 लेयर का हो वो यूज कर सकते हैं। ये मास्क तब जी। ज्यादा जरूरी होता है जब बच्चे बाहर जा रहे हों, जब किसी नए लोगों के साथ जो है उनके संपर्क आने का डर हो। जैसे अब शादी ब्याह का मौसम है, कहीं किसी पार्टी में जा रहे हैं, कहीं क्लोज इन्वायरमेंट में जा रहे हैं जहां पे ज्यादातर लोग हैं, वहां पे आपका रिस्क ऑफ जी। इन्फेक्शन ज्यादा इंक्रीज होता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो मास्क पहन के रहें। जब वो अपने घर में है, घर में किसी को सिम्टम नहीं है, वहां पे इतना ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप मास्क हर समय पहन के रहें, लेकिन जब बाहर निकले तो ये जरूरी है कि मास्क पहनना है। तो ये इन बातों का ध्यान रखना है। अब क्या किस तरह का मास्क होना चाहिए, पार्टिकुलरली जो बच्चों में हमें ये इस बात की ध्यान रखनी है कि मास्क जो है हम क्यों पहनते हैं, कि ताकि जो ड्रॉपलेट्स है या जो एरोसोल्स जो वायरस सस्पेंडेड है वो हमारे अंदर नहीं जी। आए। तो इसलिए ये हमारे लिए जरूरी है समझना कि जो हमारा नाक है और माउथ है ये दोनों कवर होना चाहिए। कई बार मैं ये देखता हूँ लोग मास्क लगाए होते हैं लेकिन वो मास्क नीचे होता है, तो आपका प्रोटेक्शन तो नहीं हो पाएगा इसमें। तो ये हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि बच्चे हैं तो ये जरूरी है कि यहाँ पे नाक पे कुछ दबाने वाली जो कई तरह की मास्क आती है, जिसको अगर आप दबाएं तो वो अच्छे से फिट हो जाता है। तो ये जी। जो मास्क आप ले रहे हैं उसमें इस बात का ध्यान रखें कि चूंकि छोटे बच्चे हैं, अगर अगर इधर से गैप है तो फिर आपका जो ड्रॉपलेट है वो आ जाएगा अंदर, तो आपका इन्फेक्शन का ये नहीं होगा। और तीसरी चीज जो है कि चूंकि बच्चों का साइज छोटा होता है जो मास्क है, तो आपको कुछ ऐसा होना चाहिए जो स्ट्रिप का हो, जो आप कान के पीछे उसको एडजस्ट कर पाए, ताकि ये मास्क ठीक से आपके पे ठीक से ये फिट हो। तो ये 2-3 चीजें हैं जो जी। हमें ध्यान रखने की जरूरत है जब भी आप बाहर जाते हैं। और जो बड़े बच्चे हैं उनको ये जरूरत कोशिश करनी चाहिए कि 2 लेयर मास्क से डबल मास्क करें। जो बाहर वाला मास्क है उसको साफ कर लें, और जो अंदर वाला मास्क है वो यूज की जा सकती है, रीयूज, बिकॉज उसी व्यक्ति के लिए है। तो ये कुछ एक चीज जरूरी है। और जहां भी आपको लगता है कि ज्यादा रिस्क है, आपने सपोज करिए कि कोई ऐसे पार्टी में गए यहाँ जहां पे बहुत सारे लोग हैं और आप इस बात से जी। एश्योर्ड नहीं है, वहां पे और भी ज्यादा जरूरी होता है कि जब भी आप मास्क यूज कर रहे हैं बाहर वाला लेयर जो है आप क्लीन करें। बहुत जरूरी है। जी। डॉक्टर, क्या कोई महिला प्रेग्नेंट है और कोविड पॉजिटिव रही है, तो इसका असर क्या बच्चे पे हो सकता है? क्योंकि इससे मिलता जुलता बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं, तो इसके बारे में प्लीज आप बताएं। नहीं, ऐसा अभी तक जितने एविडेंस हैं हमारी, तो अभी ये इस बात की एविडेंस नहीं है। हालांकि एक आध केस रिपोर्ट में उन्होंने कुछ क्लेम किया ऐसा, लेकिन ज्यादातर ये नहीं देखा जी। गया कि मदर अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर इन्फेक्ट होती है तो वो बच्चे को ट्रांसमिट करेगी। लेकिन अगर सपोज करिए कि जिस समय डिलीवरी हुई है, जिस समय बच्चा पैदा हुआ और उस समय उनको अगर एक्टिव अगर कोविड है, तो फिर बच्चे में जो है इन्फेक्शन जाने का डर होता है। जैसा हमें पता है ये नए कोविड की बीमारी है, ये नया है, और मदर्स के अंदर भी जी। वो इम्यूनिटी नहीं है, एंटीबॉडीज नहीं है, तो वो बच्चों में ट्रांसमिट नहीं हो रहा है ना, तो बच्चे में वो प्रोटेक्शन नहीं है। तो अगर मदर उस जी। समय अगर इन्फेक्टेड है और अगर उन्होंने जो रिकमेंडेड प्रिकॉशन है वो नहीं लिया, तो बच्चों में ये जाने का डर होता है। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे में जाने का अभी तक का एविडेंस। जी, आखिरी दो सवाल।
बच्चों के वैक्सीन की क्या स्टेटस है? हम कब तक आशा कर सकते हैं कि बच्चों की वैक्सीनेशन उपलब्ध हो अभी सकती तक जो इन्फॉर्मेशन है, एंड पार्टिकुलरली मैं जो बाहर की कंट्री है, जैसा आपको पता है कि 12 साल से 18 साल वाली उम्र के लिए कुछ एक वैक्सीन कुछ अन्य कंट्रीज है वहां पे अवेलेबल है, बट हमारी कंट्री जी में अभी कुछ ट्रायल्स चल रही है। दो वैक्सीन हैं जो पाइपलाइन में है। एक तो जो हमारी भारत बायोटेक की जो हमारी अपनी कंट्री की वैक्सीन है, एक उनका जी ट्रायल चल रहा है जो 2 साल से 12 साल के बच्चों के लिए, और इस बात की उम्मीद की जा रही है कि अगस्त के अंत तक जो है हमें इसका लगभग काफी कुछ इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि कितना इफेक्टिव है और नहीं है। और अभी के जो अनुमान है उसके अनुसार लगभग 15 सितंबर के बाद इस बात की संभावना है कि वैक्सीन का ऑप्शन होगा। और एक दूसरी वैक्सीन कैडिला करके है, उनका भी ट्रायल्स लगभग हो गया है, और वो इस बात की संभावना है कि हमें सितंबर के आसपास हमारे लिए इस उम्र के बच्चों के लिए कुछ ऑप्शंस शायद उपलब्ध हो। जी डॉक्टर, आखिरी सवाल, कोविड से रिलेटेड या वैक्सीन से रिलेटेड या उसके कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड बहुत सारी अनवेरिफाइड न्यूज सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं। लोग उसको शेयर भी करते हैं और ऐसे मैसेज को क्रिएट भी करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? जी डॉक्टर। नहीं, आपने आपने बिल्कुल ठीक बताया है, और ये सिर्फ कोविड वैक्सीन के लिए नहीं है। जैसा हमें जी पता है कि जब ये पोलियो का वैक्सीन था या बाकी वैक्सीनेशन के लिए भी कई बार इस तरह की जी जो है मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो मेरा ये सुझाव होगा कि ये वैक्सीन इतने टाइम से अभी फरवरी मार्च से जो है पूरी कंट्री में लगा, और इतने सारे लोगों को लगाई जा चुकी है वैक्सीन। ये वैक्सीन लगभग पूरा सेफ है, और जो जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस की बातें होती है वो एकदम माइनर कॉम्प्लिकेशन है, और उसके लिए कुछ परेशानी की बात नहीं होती, कई बार पेन या बाकी तरह की चीजें। ये जो आप सोशल मीडिया पे मिस इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो ये मिसक्रिएंट्स हैं जो इसको रोकना चाहते हैं। तो मेरा ये सुझाव होगा कि जब भी आपको ऐसे सोशल मीडिया पे कोई न्यूज देखे तो उसको वेरीफाई करें। सरकार की तरफ से ऑलरेडी जो है इन चीजों की जानकारी उनकी वेबसाइट्स पे उपलब्ध है। जो हमारी जो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जो जिनको आप रिलाई कर सकते हैं, ऐसे न्यूज चैनल्स हैं जो जहाँ पे ये डिबेट्स जी होती हैं, बाकी इंफॉर्मेशन होती है, न्यूज़पेपर हैं, WHO के तरफ से बीच बीच में ये अपडेट्स आती हैं, CDC है। तो आप किसी वैसी जो इंफॉर्मेशन वहां से लें जिन पे आप रिलाई कर सकते हैं, और आप जो सोशल मीडिया पे ऐसे इंफॉर्मेशन जो एक दूसरे से फॉरवर्ड होती है उस पे आप ध्यान ना दें, उसको बिल्कुल कंफर्म करें। और अभी के लिए यही मैसेज है कि वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन, और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, यही हमें कोविड से जो निजात या उससे जो है बचाने में मदद करेगी, और हम सभी के लिए ये जरूरी है, और हम सभी को ये पालन करना है। जी, समय भाव के कारण इस चर्चा को हम यही रोकते हैं। डॉक्टर प्रवीण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारे सवालों को बहुत डिटेल्स में जवाब दिए। मैं आशा करता हूं जागरण के दर्शकों को, पाठकों को ये सेशन पसंद आया होगा और फायदेमंद लगा होगा। जागरण के फेसबुक पेज पे और यूट्यूब चैनल पे ये सेशन का वीडियो अवेलेबल होगा। इसको आप अपने परिवार में दोस्तों को भेजकर उन तक ये सारी जानकारी पहुंचाएं जो डॉक्टर प्रवीण ने बहुत डिटेल में बताई। You can read about this interview on Jagran Hindi and English website as well, Jagran Dialogues. Objective is to spread health literacy, and we'll come to you with a new topic with another guest once again. Till then, do follow all COVID guidelines, get vaccinated on time, and stay safe, stay healthy. Thank you, Dr. Praveen, once again. थैंक यू आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद सुनने।